हम हैं असली भारत, हम भी भारत। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कोरोना के बाद की राजनीति, अभी 2 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के दौर में भी क्या सियासत होगी, कोरोना की जो बाद की राजनीति है वो कैसी होगी, क्या सरकार अपना रवैया बदल रही है, क्या जो विपक्ष है वो अपना रवैया बदल रहा है। लेकिन उस दौरान जो चीज़ें हो रही हैं जो एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होनी चाहिए, लॉकडाउन के दौरान ही वो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र को तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे सबसे बड़ी बात है अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा। अदालतों से लेके विपक्ष से लेके सरकार तक ऐसा लगता है कि सब ने उन्हें छोड़ दिया है और एक तरीके से बिल्कुल जिसे कहते हैं बिना माँ बाप का बच्चा, ऑर्फन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बिल्कुल उस तरह से छोड़ रखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है छात्रों को लेकर। वो छात्र जो सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे, उनको अलग अलग बहानों से उनके ऊपर आतंकवाद विरोधी कानून लगाकर जेल भेजने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में विपक्ष क्या कर रहा है? ऐसे में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, जो लोकतंत्र बनाते हैं, जो लोकतंत्र की इमारत बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरे साथ इन बेहद गंभीर सवालों पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। कन्हैया कुमार। कन्हैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कन्हैया, सबसे पहले तो मैं यही शुरू करना चाहती हूँ आपसे कि कोरोना वायरस, अभी तक हम समझ रहे थे कि भारत को कैसे लड़ना चाहिए, पूरी दुनिया अभी भी समझ रही है, इस पर स्टडी ही हो रही है कि वैक्सीन बनेगा, क्या होगा। लेकिन इस दौरान जो 130 करोड़ लोग हैं भारत के, उनमें जो सबसे कमज़ोर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप इस पूरे तस्वीर को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो संकट है जो हमारे देश पर और पूरी दुनिया पर आया है, इसके चलते बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और देश में जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके चलते भी अलग अलग घटनाओं में बहुत सारे मज़दूरों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। जो लोग इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर कहते हैं, उनमें से भी कई सारे लोगों की जान गई हैं, जैसे मुंबई पुलिस के जवानों की जान गई हैं। तो सबसे पहले ये सारे जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनका जो परिवार है उनको हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जहाँ तक इस संकट का सवाल है, मुझे लगता है कि शुरू से ही इसको लेकर के एक कहते हैं कि चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करके देखना, वो रवैया दुनिया की विभिन्न सरकारों का रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश की ये बात है। और ये रवैया इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो लोग आज नीति निर्माता हैं, सत्ता पे बैठे हुए हैं, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को लैक करते हैं। वो साइंटिफिक चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे भारत में ही जब ये चर्चा होनी शुरू हुई कि कोरोना का संकट यहाँ पैदा हो सकता है, तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं, जिनसे हम लोगों का भी एक रास्ता है, उनसे बातचीत है, वो कहते थे अरे कोई नहीं, भारत में लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप कोरोना मर जाएगा। उन्हीं को पॉलिसी बनानी है, उन्हीं को नीतियाँ बनानी है और उनका जो ये रवैया है वो कहीं ना कहीं खतरे को कम करके देख रहा था। उसके बाद भी जो जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है जिन चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए। नहीं कन्हैया, ये भी मैं आपके साथ साथ ये भी आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जब अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट का तो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब इस गंभीरता को समझने की कोशिश भी की गई, उसके बाद भी कितना अनप्लान तरीके से, किसी भी योजना के अभाव में 130 करोड़ लोगों को ताले में बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल, आप इस पे मैं आने वाला था कि लॉकडाउन करना ज़रूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की भी एक तैयारी करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि हम कि इस देश में किसी और देश का उदाहरण दे रहे हैं। केरला का उदाहरण हमारे सामने है कि उन्होंने पूरी तैयारी की है। और आप देख लीजिए कि सबसे पहला मरीज़ जब उनके यहाँ रिपोर्ट हुआ, आज न सिर्फ वो कंट्रोल किए हैं बल्कि वहाँ पे सिर्फ जो है 4 लोगों की मौत की खबर आई है। जबकि आप भारत में दूसरे इलाकों को देखेंगे और लॉकडाउन के प्रभाव को देखेंगे तो दर्जनों मजदूर तो एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। और कोरोना के चलते जो लोगों की मौत हो रही है वो अपने आप में बहुत दुखद बात है। तो वायर पे 2 दिन पहले रिपोर्ट हमने छापी थी जिसमें 3 दिन पहले 383 लोग मरे थे और अभी जो है वो कल ही की बात है सिर्फ कि ट्रकों में आपस में भिड़ंत हुई और 24 मजदूर मारे गए उत्तर प्रदेश में। जी, ट्रेनों पटरियों पे लोगों की जान जा रही हैं, सड़क की दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्लांट चालू हो रहा है, गैस लीकेज से मजदूरों की मौत हो रही है। इसके साथ साथ जो मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ, हम लोग दिल्ली में जब रहते हैं तो आप जब भी एम्स या सफदरजंग अस्पताल के आसपास से गुजरेंगे
तो हज़ारों लोग वो आपको अस्पताल के बाहर दिखाई देंगे। अब वो विक्टोरिया पार्क तो है नहीं, लोग वहाँ घूमने के लिए आते थे। अभी जब आप जाएंगे वहाँ पे कोई लोग नहीं है। वो सारे पेशेंट कहाँ हैं, कहाँ गए वो? उनका क्या हो रहा है? और आप देखेंगे कि सही इलाज नहीं होने की वजह से जो लॉकडाउन का प्रभाव है, तो कोरोना से पहले ही जो उनको दूसरी तरह की बीमारियां हैं उसमें उन लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये एक लॉकडाउन का इफ़ेक्ट है। अब लॉकडाउन करना ज़रूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की एक तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कैसे होगा कि आप रात को 8 बजे अनाउंस करेंगे और 12 बजे से देश लॉकडाउन पे चला जाएगा? स्वाभाविक रूप से जो है एक अफरा तफरी होगी। मैं उन चीज़ों के डिटेल में जाने से पहले एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कोरोना महामारी को लेकर के और इसके जो रोकथाम के उपाय हैं उसको हमको समझने की ज़रूरत है। पहली बात, कोई भी महामारी अगर कहीं आती है तो वो पूरी तरह से तभी रुकेगी जब उसका वैक्सीन आएगा, और वैक्सीन जब आएगा तो वो लोगों तक पहुंचते हुए कई साल लगेंगे, कई साल लगेंगे। जैसे आप देखें, इस देश में पोलियो एक महामारी थी, उसको ख़त्म होने में कई दशक लग गए। मान लीजिए कि आज अगर टीका आता है, आज अगर वैक्सीन आता है, तब भी इस देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते इसमें दशक लगेंगे। और उसका टेस्टिंग का सवाल है। ये व्हाट्सएप का मैसेज तो है नहीं कि फटाफट फॉरवर्ड कर देंगे सब ग्रुप में, सबको वैक्सीन मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये लैकिंग इसलिए होता है कि जो लोग आज नीति बना रहे हैं, जिनको देश के लिए नीति बनाना है, वो एक जो जिस बात में मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को लैक करते हैं। और दूसरी बात कि दशकों से इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को इग्नोर करके रखा गया है। जो देश 1 से 1.5% अपने जीडीपी का हेल्थ पे खर्च करता हो, स्वाभाविक रूप से जब कोई महामारी आएगी तो अस्पताल की कमी हो जाएगी, डॉक्टर की कमी हो जाएगी, पीपीई किट की कमी हो जाएगी, और अचानक से अस्पताल पे जो है वो बर्डन बढ़ जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि कोरोना महामारी चल रहा है तो बाकी बीमारियां जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए चली गई है कि नहीं अभी कोरोना है तो हम नहीं होंगे लोगों को। तो इसीलिए हम एक भयावह स्वास्थ्य समस्या से जो है घिर गए हैं। अब बार बार जो लोग केरल की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केरल ने आज इसकी तैयारी की है। आपकी राजनीतिक नजदीकी है, विचारधारा से, पार्टी से, आप इसलिए तो नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। केरल में 5 साल में सरकार बदल जाती है और वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी है वो दशकों से चला आ रहा है। हम कह रहे हैं कि ओवरऑल आज के डेट में हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि ये जो आज हेल्थ को लेकर के ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, उसका संकट भी इस सिस्टम में ही है। और कई बार ये चर्चा होती थी कि कैपिटलिज्म का फिनेंशियल क्राइसिस है। कैपिटलिज्म का सिर्फ फिनेंशियल क्राइसिस नहीं है, कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चरल क्राइसिस भी है। और ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस कैसे पैदा होता है? जब आप किसी भी बेसिक नीड को, किसी भी बेसिक ज़रूरत को प्रॉफिट मेकिंग गुड्स बना देंगे तो स्वाभाविक रूप से ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस पैदा होगा। ये काम एजुकेशन के साथ किया गया और यही काम हेल्थ के साथ किया गया। और हेल्थ जो है वो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल मैटर नहीं है, ये अब एक यूनिवर्सल मामला बन गया है। और मैं इसी के साथ आना चाहती हूँ मजदूरों की समस्याओं पर कि हमारे देश में 12-13 करोड़, कुछ अंदाज़ा ये भी है कि शायद 14 करोड़, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड हैं तो उनका कोई गिनती भी नहीं है प्रॉपर, 12 से 14 करोड़ मान लेते हैं अनऑर्गेनाइज्ड जो हैं वो लेबरर्स हैं। तो ये 2, 4, 10, 20 लाख नहीं, करोड़ों लोगों की ये समस्या है। और इसीलिए अभी भी हज़ारों लोग अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं। मतलब उन्होंने पूरे के पूरे फ्लाईओवर्स नाप दिए हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं सड़क पे बच्चे को जन्म दे रही हैं, बूढ़े लोग मर रहे हैं, लोगों के पैरों में छाले पड़े हुए हम देख रहे हैं। और ये सब कुछ न सिर्फ कि सरकार देख रही है, ये हमारी अदालतें देख रही हैं, हमारा विपक्ष देख रहा है, एक बड़ा मिडिल क्लास देख रहा है, भारत का एलीट क्लास देख रहा है, मैं और आप देख रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये एक लोकतंत्र की मौत नहीं है? एक तो मेरा ये मानना है कि भारत में जो एक परंपरा रही है, जिसको कहते हैं दान की परंपरा, हेल्प की परंपरा, जिस तरह से बिना तैयारी का इतना बड़ा लॉकडाउन का फैसला लिया गया, भारत में अगर ये संस्कृति नहीं होती सदियों से तो समस्या और ज़्यादा भयंकर हो जाती। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर कहावत है कि दाएं हाथ से दान कीजिए तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये जो सब लोग सहयोग में आए, इंडिविजुअल, NGO, पार्टी वर्कर्स और गांव मोहल्ले के लोग, उससे समस्या कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हुई। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी NGO या कोई भी पार्टी वो सरकार का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास ही वो पावर है कि वो हर चीज़ को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सरकार अगर इस काम को नहीं करेगी तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाएगा। जहाँ तक मज़दूर का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, एक तो हमारे जीवन में, हमारे डिस्कशन में
मज़दूर कंसिडरेशन में नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं महसूस किए होंगे कि उनके जीवन के लिए नाई कितना ज़रूरी है, उनके जीवन के लिए स्वीपर कितना ज़रूरी है, कुक कितना ज़रूरी है, ड्राइवर कितना ज़रूरी है। ये अब उनको लॉकडाउन के दौरान एहसास किया होगा। तो वो जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए मज़दूरों को लेकर के समाज में, वो कॉन्शियसनेस हमारे समाज में नहीं है। शायद यही वजह है कि जब पटरी पे मज़दूर कट जाते हैं तो लोग व्यवस्था से सवाल पूछने की बजाय कहते हैं कि पटरी पे सोए क्यों, पटरी सोने की तो जगह नहीं होती है। इतनी नहीं, संवेदनहीनता। लेकिन अब ये लोग नहीं कह रहे हैं, अब ये हमारी अदालतें कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो लोग, हम कैसे रोक सकते हैं उन लोगों को जो कि ट्रैक्स पे सो जाते हैं, और ये कहा कि जो लोग चलना चाहते हैं, चलने वाले लोगों को कौन रोक सकता है। देखिए, ये संवेदनहीनता जो है अगर समाज में पैदा हुआ है तो उसके लिए सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि एक तरफ कहा जा रहा है, लोग खूब इस पे तालियाँ बजा रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है और इसमें मज़दूरों पे जो है करोड़ों रुपया जो है खर्च किया जाएगा। उससे बुनियादी सवाल ये है कि आप कहते हैं कि हम मज़दूरों की भलाई कर रहे हैं, तो मुझे कोई बताए कि मज़दूरों की सुरक्षा का कानून समाप्त करके मज़दूरों की भलाई कैसे हो सकती है। ये सबसे बुनियादी सवाल है, और ये आज नहीं शुरू हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि मैं मौजूदा सरकार को इसके लिए सिर्फ जिम्मेवार मान रहा हूँ, ये दशकों से इस देश में हुआ है। लेकिन इस पे आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और इंडस्ट्री के लिए को बेहतर माहौल देने के लिए आपको लेबर लॉस ख़त्म करने होंगे, और ये भी बहुत अहम है। तो ये मत कहिए ना कि मज़दूरों की भलाई के लिए कर रहे हैं आप। लेकिन एक और अहम चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेमजी ने कहा है, पहली बात तो उन्होंने इसका विरोध किया। आप सोचिए, इंडस्ट्री ने विरोध किया कि आप लेबर लॉस को ख़त्म ना करें या उनको ना कमज़ोर करें। दूसरे, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री की प्राथमिकताओं में एक नहीं था ये, यानी आपने लेबर लॉस को कमज़ोर भी किया मज़दूरों के विरोध में, लेकिन इंडस्ट्री भी इससे कोई खुश नहीं है, अगर ये मान लिया जाए कि अजीम प्रेम जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक गुड बैड पक्ष होता है। अब जब हम कैपिटलिज्म को एनालाइज करते हैं तो कैपिटलिज्म को चलाने वाले लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको भी ये बुनियादी समझ तो होगी ही कि अगर मज़दूर हमारी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा। और आप प्रोडक्शन अगर कर भी लेंगे तो अल्टीमेटली उसको जब बाजार लेकर के जाएंगे तो उसको खरीदेगा कौन। जब लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, खरीदने की क्षमता नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक मंदी आएगी। और इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, इन घोषणाओं की समस्या ये है कि अपने मन से तो जितना भी जीरो डालना है लोग डाल दें, लेकिन ग्राउंड पे उसका क्या रूपरेखा होगा, लोगों को कैसे वो प्राप्त होगा, लोगों को कैसे मिलेंगे, इन सवालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे हम ये जानते हैं कि हमारे देश का जो स्टॉक है उसमें भूखमरी की समस्या अभी नहीं है। हमारे पास कम से कम 6 महीने का अनाज का स्टॉक है, लेकिन उसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि लोग भूख से मरना शुरू कर दिए हैं। कोरोना से मरने से ज़्यादा आज उनके सामने संकट ये है कि वो भूख से अपनी जान को कैसे बचाएं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा सवाल है। टीवी पे आकर के घोषणा करना तो आसान है, लेकिन उस घोषणा को योजना का रूप दे करके ज़मीन पे लागू कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारा मानना है कि अभी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, इसमें जब तक लोगों के परचेजिंग कैपेसिटी को अप नहीं किया जाएगा, तब तक जो लिक्विडिटी की समस्या है, जो प्रोडक्शन की समस्या है, इससे ज़्यादा तो जो लोग आम यानी बिल्कुल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके अलावा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या जो अब जैसे ही लॉकडाउन खुलते हुए आएगी वो मज़दूरों की कमी की होगी, क्योंकि जितने भी मज़दूर अपने घर लौट गए हैं उनमें से बहुत से वापस नहीं लौटना चाहते। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप फैक्ट्रियाँ खोल भी लेते हैं तो उनमें काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा जिस पर बहुत लोग बात करने को तैयार नहीं हैं, वो मैं मुद्दा उठाना चाहती हूँ कन्हैया कुमार से। वो ये है कि जिस तरह से जो छात्र नेता हैं, और ख़ासकर छात्र हैं जो नेता भी नहीं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नेता भी नहीं रहे, उनको किस तरह से UAPA के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत, जो आतंकवादियों पर या आतंकवाद के निरोध के लिए जो कानून बना है वो छात्रों पर लग रहा है, उसको लेकर आखिर क्यों तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं वो क्यों खामोश हैं, क्यों विपक्ष खामोश है? क्या इन छात्रों की जगह, असली जगह जेल ही है? कन्हैया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, एक तो ये जो परिस्थिति आज हमारे सामने पैदा हुई है, मैं भाजपा के एक बड़े नेता का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्या ऑडिसिटी है उसको देखिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस दौर में किस तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष का एक आदमी आर्टिकल लिख रहा है कि विपक्ष को उसकी अपनी कैसी भूमिका निभानी चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि इस दौर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी इस बात से एक हद तक सहमत हैं कि जब देश में कोई बहुत बड़ा संकट हो
तो पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पूरे देश को इकट्ठा होकर के उस समस्या से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कोरोना महामारी जो ही आया, जो ही इस देश में लॉकडाउन लगा, तो सबसे पहले बदले की राजनीति की शुरुआत सत्ता पक्ष के द्वारा की गई। पुराने मामलों को निकाल करके न सिर्फ स्टूडेंट लीडर को, बल्कि मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, किसी भी चीज़ का रिपोर्टिंग करने के चलते न सिर्फ उनका न्यूज़ पोर्टल बंद किया गया, बल्कि उनके ऊपर सेडिशन जैसे केस किए गए। अब ये बात अपने आप में जो है आज स्पष्ट हो चुकी है। सरकार कह रही है कि मज़दूरों की मदद कीजिए, सरकार कह रहे हैं कि गरीबों की मदद कीजिए। यही बात कोई व्यक्ति कह दे कि आप सरकार मज़दूर की मदद कीजिए और गरीब की मदद कीजिए, तो उसको देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं। ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, बदले की राजनीति संकट के दौर में होना, ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। ये लगातार हो रहा है। आप जामिया के स्टूडेंट को देख लीजिए, किस तरीके से उनको पुराने मामलों में जो है बेसिर पैर के तर्क के साथ जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, और ख़तरनाक कानून के तहत, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कोई दुर्दांत अपराधी हो, कोई आतंकवादी हो। इस तरीके का एक्ट लगा करके, सेडिशन एक्ट के तहत जो है पत्रकारों को जो है बुक किया गया है। मैं स्पेसिफिकली छात्र नेताओं पे आना चाहती हूँ, और ख़ासकर उन पर जो कि CAA NRC के प्रोटेस्ट, जो माना गया कि भारत में शायद बहुत सारे सालों में एक लोकतंत्र का जो जश्न जिसे कहते हैं, जिसमें लोकतंत्र अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ सड़कों पर नज़र आया कि अगर नागरिक है, उसे किसी बात से समस्या है, और ख़ासकर इतनी बुनियादी समस्या जो कि उसके सिटीजनशिप राइट्स को लेकर है, उनमें सामने आया। उनमें ख़ासकर इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि न सिर्फ कि वो 6 लोग जिनको कि लॉकडाउन के अंदर उनके ऊपर UAPA का चार्ज लगाया गया, उनमें से आपके करीबी उमर खालिद भी शामिल हैं जो JNU में आपके साथ रहे। इसके अलावा मीरान हैदर और सफूरा जरगर, 3 महीने की प्रेग्नेंट ये लड़की जो कि कोऑर्डिनेटर थी, ऐसा बताया जाता है, या एक शामिल थी, एक हिस्सा थी NTCA NRC प्रोटेस्ट का, उसको भी जेल में बंद किया गया है। इसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, PFI, आयसा और जामिया और JNU के 1 दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिन पर पुलिस की नज़र है। उनमें से एक चंदन कुमार ने इस बात को बाकायदा बोला है कि उसको दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है उसने बुलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होना चाहता है, उसको इस बात के लिए इजाज़त नहीं मिली। देखिए, ये एक तो जब हम लोग मज़दूर, इकॉनमी और कोरोना संकट उस पर चर्चा कर रहे थे, उस दौरान मैं एक बार 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 बोलने की कोशिश कर रहा था। साइंटिफिक टेम्पर, मज़दूर होने का कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ सिखाता कौन है? यूनिवर्सिटी सिखाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर बार सरकार के निशाने पे देश के विश्वविद्यालय रहते हैं। ये विश्वविद्यालय निशाने पे क्यों रहते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना स्वयं आपको बताता हूँ। अगर मैं JNU में नहीं पढ़ा होता तो मैं भी इन्हीं प्रवासी मज़दूरों के साथ झोला लेकर के उन्हीं पटरियों पे, उन्हीं सड़कों के किनारे चलते हुए अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा होता। यही हकीकत है कि इस देश में एक बड़ी आबादी जो इस देश की शहरों को बनाया है, सड़कों को बनाया है, वो जो आबादी है उस आबादी के बारे में लोग सोच ना सकें, उनके हक और अधिकार की बात ना कर सकें। और ऐसा करते हुए विश्वविद्यालय पहले पाए गए हैं, CAA NRC के दौरान भी पाए गए हैं। तो सरकार को लगता है कि ये जो कोरोना महामारी है, ये जो संकट है, एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा हो सकता है। ये सवाल कौन खड़ा करेगा? ये सवाल खड़ा करेंगे ये जो लोकतंत्र के भीतर किसी पार्टी के द्वारा खड़ा किए गए विपक्ष नहीं है, ये डिसेंट के फॉर्म में एक विपक्ष के रूप में आज खड़ा हुए हैं। ये अगर बाहर रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार से जब CAA NRC पे सवाल कर रहे थे तो वो कोरोना पे भी सवाल करेंगे। वो ये सवाल भी करेंगे कि संबित पात्रा घर में बैठ करके मास्क सिल रहे हैं, जबकि वो डॉक्टर हैं। अभी उनको जा करके हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करने में मदद करना चाहिए। वो हर दिन TV पे बैठ करके बिना सिर पैर की बात करके सरकार को कुतर्क से जो है सही साबित करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर कफील, जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, जो अलग अलग समस्याओं के दौरान, चाहे बिहार में बाढ़ आई हो, चाहे बिहार में चमकी बुखार आया हो, वो खड़ा होकर के लोगों की मदद कर रहे थे। तो ये जो एक बाइनरी है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन ये 2 पहलू हैं इसके। पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इन लोगों को दिल्ली हिंसा की बात कह के, और दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने बहुत साइंटिफिक, हमारे पास एविडेंस है जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं, तो क्या इनको CAA NRC प्रोटेस्ट में सज़ा के तौर पर, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सज़ा के तौर पर इनके ऊपर ये मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, पहली बात, या फिर
लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये पूरा आंदोलन फिर से खड़ा ना हो जाए, तो इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, क्योंकि यही जो एक्टिविस्ट हैं यही इसकी रीढ़ की हड्डी थे, ये कोशिश की जा रही है। दोनों में से कौन सी तस्वीर आपको ठीक लगती है? देखिए, एक बात तो ये है कि लॉकडाउन के बाद देश और दुनिया की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी, और सिर्फ राजनीति नहीं बदलेगी, ऑफिस का कल्चर बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा, लोगों का सोशल बिहेवियर बदल जाएगा। और मुझे तो एक बात जो बार बार लग रही है, जो इस दौरान बहुत सारे लोगों के द्वारा नहीं बोली जा रही है, मुझे तो लगता है कि हमारे देश में मानसिक तनाव जो है एक सबसे बड़ा महामारी का रूप धारण करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये, चूँकि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी देश में पहले से थी, इकॉनमी का जिस तरीके से आज दिवाला निकला है, जिस तरीके से लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, मुझे लगता है कि मानसिक तनाव जो है बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। तो आगे लॉकडाउन के बाद क्या होगा, फिर से प्रोटेस्ट खड़ा हो जाएगा, मुझे ये संभावना थोड़ी छीन लगती है। ये संभावना मुझे ज़्यादा प्रबल लगती है, जिस वजह से हमेशा अपोजिशन को काउंटर किया जाता है, टारगेट किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ, एक पोस्टर जो है वो इंटरनेट पे घूमना शुरू हुआ, कुछ लोगों का पिक्चर लगा करके कि ये लोग कहाँ हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सारे लोग जो हैं वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी है देश को चलाना। उसके बाद सबसे भौंडी तस्वीर जो आनी शुरू हुई कि एक केला लेकर के 18 आदमी, 9 आदमी दाएं से, 9 आदमी बाएं से, और बीच में बेचारा एक गरीब मजदूर, उस 18 आदमी एक केला उस मजदूर को देते हुए फ़ोटो खिंचा रहे थे। ये दोनों चीज़ क्यों किया गया? इसको कहते हैं एक तीर में दो शिकार करना। इसको इसलिए किया गया, पहला ये कि सरकार से लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, देश का लेबर मिनिस्टर कौन है। अगर मैं हठास आपसे पूछ दूं तो आपको भी ना याद हो, बताइए कौन है लेबर मिनिस्टर। लोगों को पता नहीं कि देश का लेबर मिनिस्टर कौन है। हजारों लाखों मजदूर पैदल चले जा रहे हैं। इन चीज़ों पे सवाल कौन खड़ा कर सकते हैं? इन चीज़ों पे वही लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं जिनको वॉइस ऑफ डिसेंट इस देश में कहा जाता है। उस वॉइस ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने के लिए एक पुराने मामले में, जहां उनकी उस तरीके से कोई गलत भागीदारी नहीं है, ठीक है, क्या है नहीं है जांच होगा, न्यायालय को अपना काम करने के लिए दीजिए, लेकिन लॉकडाउन के बीच में ऐसा क्यों करना पड़ा? जब आप कह रहे हैं कि जेल से कैदियों को छोड़ना पड़ रहा है, काहे भाई कि जेल में कोरोना ना फैल जाए, और अंडर ट्रायल्स को रिहा किया जा रहा है। न सिर्फ कि भारत में, पूरी दुनिया में रिहा किया गया। और यहाँ आप जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को, जो बीमार लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के जो है आप जेल में बंद कर रहे हैं। नहीं, कन्हैया, एक बहुत साफ सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिन एक्टिविस्ट को पकड़ा गया है उनमें 90% जो है वो मुस्लिम हैं, और इन मुस्लिम एक्टिविस्टों पे इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ये दिल्ली हिंसा में शामिल रहे, इसकी वजह से इनके ऊपर यूएपीए के तहत इनके ऊपर जांच ये दिल्ली बेस्ड हुआ है। ये दिल्ली बेस्ड हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरे शहरों की बात करूं या दूसरे केस की बात करूं, आपके ही जो बिल्कुल मतलब सिद्धार्थ वर्धराजन, हाँ, उनके ऊपर केस कर दिया गया यूपी में, ठीक किया गया। लेकिन मैं इसको इसलिए जोड़ना चाहती हूँ इससे कि इन एक्टिविस्ट को पकड़ा गया दिल्ली हिंसा के आरोप में, कि दिल्ली हिंसा में ये दिल्ली में रह रहे एक्टिविस्ट, इनको हम पूछताछ कर रहे हैं या इनके ऊपर इसका आरोप है। और आप ये देखिए कि दिल्ली हिंसा में मारे गए जो ज्यादातर लोग हैं, मोर देन 80% लोग, ये हम कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे जगह तक हुआ है। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि विक्टिम भी उसी कम्युनिटी से आ रहा है, और जो उसका परपेट्रेटर है, जो आरोपी है, वो भी उसी कम्युनिटी से आ रहा है। ये वही टैक्टिस है ना जो मैं कह रहा था आपको, कि एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री लूडो खेल रहे हैं, इस पे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, और विपक्ष इस पे सवाल खड़ा करे उससे पहले उसको बदनाम भी कर दिया जाएगा। तो यही पॉलिसी दिल्ली में अपनाई गई है कि अब कौन जो है वो पता नहीं, एक मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के बेटे हैं यहाँ पे, या जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, या जो वो एक मिश्रा जी हैं, तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको बचा भी लिए, दिल्ली दंगा के पूरे मामले से उनको बचा भी लिया, और जो लोग बोल रहे थे उनको फंसा भी दिया। तो एक तीर से दो शिकार हो गया। मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है, ये पूरे देश में हुआ है। मैं अगर बेगूसराय का एग्जाम्पल लूँ तो 2 कस्टोडियल डेथ का मामला है। एक लड़के का जो है इंटर कास्ट मैरिज का मामला था, उसको पुलिस पकड़ करके ले गई। पुलिस में उस थाने में कस्टडी में जो है उसकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर दूसरा लड़का जो इस मामले को उठाया, उसको भी पुलिस पकड़ करके ले गई, और ये कहा जाता है कि उसके साथ मारपीट हुई और फिर इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई।
आप गुजरात में देखिए, एक न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले पत्रकार के ऊपर जो है वो सेडिशन का केस दर्ज उसके किया वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। हाँ, तो मैं इसको मैं यही चाहता हूँ एक ही तरह से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? जी, मेरा मानना है कि इस देश में जो वॉइस ऑफ डिसेंट हैं, जो इस देश के कमज़ोर तबके के लोगों की हक की बात करते हैं, चाहे वो मजदूर की बात करें, चाहे वो माइनॉरिटी की बात करें, चाहे वो दलित की बात करें, चाहे इस देश के जो आम लोग हैं उनके हक और अधिकार की बात प्रेस के ऊपर भी उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टारगेट करके उनको पकड़ा जा रहा है। और उनके पकड़ने से क्या हो रहा है, जो दूसरे तरह के लोग हैं उनके भीतर डर भी पैदा किया जा रहा है कि आप अगर अभी कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर पेंडेमिक एक्ट लगा दिया गया। जैसे बहुत सारे लोगों ने इस दौरान जगह जगह पे, हमारे साथियों ने जो मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दिन भर हम लोग जो है फ़ोन पर लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं, राशन पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचाया जा सकता है उसकी व्यवस्था करना। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस किया कि अक्सर हमारे लोग भी हमसे पूछते हैं कि देखिए ना, कह रहा था कि आपकी कोई तस्वीर नहीं आई है आटा देते हुए, तो हम बोले ये तो बड़ी जो है उधेड़बुन है, मैंने भी आपकी कोई तस्वीर नहीं देखी। तो ये उधेड़बुन वाली स्थिति है। आप कहाँ हैं? आपका वो बोर्ड लगना चाहिए बाहर के। हाँ वही है, मतलब आटे के पैकेट के ऊपर हम अपना फोटो लगा देते हैं। तो मेरा कहना है कि रात को डकैती करें और सुबह में जो है वो पूजा दे दें या दान करें या लोगों को खाना खिलाते हुए मिले, ये धंधा नहीं करना है। ये राजनीति ही अगर करना होता तो हम लोग जो है डिसेंट की लड़ाई और डेमोक्रेसी की लड़ाई और चीज़ों को डेमोक्रेटिक करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो कन्हैया ये बताइए कि इस पूरे माहौल में जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकारें, जिसमें हम बार बार सीना ठोक के कहते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो हम हैं, ऐसे में जो तानाशाही प्रवृत्तियां नज़र आ रही हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर पहले से ही कमज़ोर नहीं कर दिया गया, जो इस पूरे पैंडेमिक को एक तरह से बहाना बनाकर किया जा रहा है, ऐसे में विपक्ष का क्या रोल है, आपके जैसे लोगों का क्या रोल है? देखिए, एक बात तो ये है कि सरकार आज समझे कि कल समझे, विपक्ष आज समझे कि कल समझे। ये जो संकट आज हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये लड़ाई एक पार्टी का दूसरे पार्टी के खिलाफ से होने से ज़्यादा ये लड़ाई आज मानव बनाम नेचर का हो गया है। जिस तरीके से हमने नेचर का हवा निकाला है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं, स्वाभाविक रूप से इस तरह के संकट लगातार हमारे जीवन में पैदा हो सकते हैं। इसीलिए आज हमारा जो पहला कॉन्ट्रडिक्शन है जीवन का, वो बन चुका है ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर। दूसरा ये है इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट। मैं ये समझ रहा हूँ कि पोस्ट पेंडेमिक जो सिचुएशन होगा उसमें इंडिविजुअल राइट्स को लेकर के सारे इंडिविजुअल्स को एक नए तरीके का कलेक्टिव फॉर्म करके स्टेट से अपने राइट को लेकर के बार्गेन करना पड़ेगा। वो बार्गेनिंग सिर्फ इस फॉर्म में नहीं होगा कि हमको वोट देने का अधिकार है और हमको सरकार चुनने का अधिकार है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। इसमें जो आज हमारी नई तरह की ज़रूरतें पैदा हुई हैं, उसमें राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन है, उसमें जो है हमको फ्री इंटरनेट का सवाल है, उसमें जो है आज फिजिकल लेबर जब कम हो जाएगा और वर्चुअल लेबर की जो है संख्या बढ़ जाएगी तो हमको नए तरह का लेबर कानून का ज़रूरत पड़ेगा। ये तो नया कानून बनाने का छोड़ दीजिए, ये जो पुराना कानून है उसको भी समाप्त कर रहे हैं। तो एक नए तरह का लड़ाई जो है वो शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया में भी इस तरह की चर्चा हो रही है कि लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स अलग से बना रहे हैं, फोरम्स बना रहे हैं। मैं आज ही पढ़ी थी अरुंधति रॉय, नोम चॉम्स्की और इसके अलावा 2-4 और लोगों ने कहा है कि जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं पूरी दुनिया में उनको इकट्ठा होना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस, लॉकडाउन, इस सब के मद्देनज़र बड़े बड़े लोकतंत्र दुनिया के, जिनको इस बात को लेकर गर्व है कि लोकतांत्रिक उनके ट्रेडिशंस रहे हैं, वहाँ भी तानाशाही प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही हैं। भारत में विद इन इंडिया ऐसी कोई तानाशाह पहले ही आ गए थे। हाँ। इसीलिए मैंने अपनी बातचीत के शुरू में ही एक बात कहा कि जो दुनिया की इकोनॉमी का फिनेंशियल क्राइसिस है, जो मार्केट का क्राइसिस है, वो ऑलरेडी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक ऑथोरिटेरियन पावर को ले आया था। अब वो ऑथोरिटेरियन पावर जो है वो और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है इस पेंडेमिक के आड़ में। क्या लोगों की जो असुरक्षा की भावना है इसका फ़ायदा उठाकर? स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके का फियर साइकोसिस है महामारी को लेकर के, जॉब को लेकर के, दूसरी तरह की सिक्योरिटीज़ को लेकर के, तो उसमें लोग जो हैं वो रिजीम बदलने का रिस्क नहीं लेते हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरीके का आज हमारे देश में लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, जो प्रोपेगेंडा का रोल है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अथॉरिटी के पक्ष में बात करने वाले लोग हैं उनका जो प्रोपेगेंडा का कैपेसिटी है वो ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार चाहे कुछ नहीं करे
लेकिन सिर्फ आ करके कुछ घोषणा कर दे तो उसकी वाहवाही होनी शुरू होती है। मैं तो कहता हूँ कि किसी दिन प्रधानमंत्री आ जाएं स्क्रीन पे और कुछ ना बोलें, 2 मिनट का मौन धारण करके चले जाएंगे, फिर भी शाम को पत्रकार ये कहेंगे वाह क्या बात किया है प्रधानमंत्री ने, वाह क्या बात। उनकी खामोशी की ज़बान को समझना चाहिए। खामोशी, उनके चेहरे को पढ़ते हैं आप। माने 20 लाख करोड़ और मंत्रियों की हालत ये है कि उनको ये तक नहीं पता है कि देश में 80 करोड़ परिवार नहीं है। देश में 80 करोड़ परिवार होते तो देश की आबादी जो है 350 करोड़ से ज़्यादा होती। इतनी बेसिक जानकारी नहीं है। और आप मुझे बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री कौन सा काम कर रहा है। रही बात विपक्ष का, हाँ, मेरा ये नहीं है कि मैं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दूं, लेकिन अभी 4 साल बाकी हैं। अगर आप अगला चुनाव भी लड़ेंगे तो 4 साल तक क्या करेंगे आप? क्योंकि मसला ये है कि जो विपक्ष की और विरोध की राजनीति है, जो असहमति का पूरा माहौल है, उसे जिस तरह से दबाया जा रहा है, ऐसे में कन्हैया कुमार जैसे लोग कैसे रेलेवेंट रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उनको नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये जो पुराना तरीका है, पुराना स्टाइल है कि जो है 2-3 हज़ार लोग जंतर मंतर पे जमा कर लिए, उसके बाद जो है सरकार पे एक दबाव बना, आपके जैसे जो कुछ चैनल हैं वहाँ पे न्यूज़ कवर हो गया। वैसे भी बहुत सारे जो लोग DNA करते हैं वहाँ तो न्यूज़ आती नहीं है, जिनका व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो वहाँ भी जो है एक्टिविटी आप करते थे लेकिन सरकार के पास पहुँच जाती थी, फिर थोड़ा सा जो है सरकार आगे लोग पीछे, ये चलता रहता था। अब इस पूरा का पूरा तरीका जो है वो बदल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जो बहुत, इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग 2 धारी तलवार पे जा कर के खड़े हो गए हैं। बदलना, ये पुराने तरीके काम नहीं करेंगे, नया तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन नया तरीका सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि आप ट्विटर ट्रेंड चला दें। जैसे मैं देखता हूँ कि किसी चीज़ को लेकर के जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट, वो ट्विटर ट्रेंड आप चला देते हैं, लेकिन जस्टिस उससे इंश्योर नहीं हो जाता है। अगर ऐसा होता तो मैं भी आज जो है ट्विटर ट्रेंड चला देता, भारत सोने की चिड़िया है, कल चला देता जो है कोरोना महामारी भारत में ख़त्म हो गया। अगर ट्विटर ट्रेंड चलाने से कोई चीज़ लागू हो जाएगा तो इसको तोड़ने के लिए, लेकिन पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है इस वायरस ने, तो इसी को बहुत हद तक जो है कम कर देगा। ये मैं तो ये कहती हूँ कि अगले 2-3 साल तक भी एक जो विपक्ष की जो राजनीति रही, जिसमें लोगों को इकट्ठा करने का आप जिक्र कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, वो आप तब भी नहीं कर पाएंगे, आप खुद नहीं कर पाएंगे। अगर सरकार ये कल को कह भी दे कि लॉकडाउन खुल गया है, आप मिलिए आपस में जैसे बातचीत करना चाहते हैं, आप खुद भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये संकट है, ये हम मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं वर्चुअल नहीं करना चाहिए, फिजिकल आप कर नहीं सकते। नहीं, वर्चुअल तो करना ही चाहिए, लेकिन वर्चुअल आखिरी चीज नहीं है। आखिरी चीज, जब तक आप फिजिकल कुछ नहीं कर पाएंगे, फिजिकल कर नहीं पाएंगे, उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे। उसका तरीका लोगों को इजाद करना पड़ेगा। उस नए तरीके पर गए बिना विपक्ष तो अपना रेलेवेंस को खो देगा। सत्ता का क्या है कि इमरजेंसी मान लीजिए घोषित कर दे, चुनाव ना भी हो तब तक जो है यही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते रहेंगे। बाकी मिनिस्टर तो वैसे भी काम नहीं करते हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है, तो सरकार अपना चलता रहेगा, 1 पर्सन सेंट्रिक गवर्नमेंट। लेकिन जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट हैं वो कैसे वो एक्सेस करेंगे, उसका क्या तरीका होगा। बिजनेस और मार्केट ने उसको आज अडॉप्ट कर लिया है। जैसे जूम पर ज़्यादातर मीटिंग हो रही हैं, जूम पे जो है, जूम पे लोकतंत्र तो नहीं चल सकता, लेकिन जूम पे प्रोटेस्ट कैसे होगा। हाँ। कुछ जगह पे जैसे हमारे यहाँ बिहार में, बेगूसराय में कई सारे मामलों को लेकर के लोग घर में ही एक दिन का उपवास करते थे और उसको जूम पर जो है ज्वाइन कर लेते थे। अगर शराब की पार्टी जूम पे लोग कर रहे हैं तो एक दिन का भूख हड़ताल भी जूम पे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा पूरा का पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो डिजिटल सिस्टम है, इस पर सरकार का ज़बरदस्त कंट्रोल है। ये हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि पोस्ट लॉकडाउन जो है वो विपक्ष के सवाल भी बदल जाने चाहिए। पहले इकोलॉजी उनके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, राइट टू प्राइवेसी जो है उनके मैनिफेस्टो में ऊपर होना चाहिए। तीसरा, फ्री इंटरनेट एक्सेस बिना किसी के कंट्रोल का, कि सरकार को ऐसा नहीं हो कि अपना ट्विटर ट्रेंड ऊपर करा दे, दूसरे का ट्विटर ट्रेंड नहीं। लेकिन आरोग्य सेतु ऐप जो है आपके मेरे फ़ोन में है। अभी आप ये बताइए कि इस ऐप के साथ कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्राइवेसी पे कोई हमला नहीं हो रहा है। जो लोग एनआरसी के खिलाफ मालूम है, कल ये ऐप पत्रकारों से लड़ रहा था, ट्विटर पर ऐप लड़ रहा था, मतलब इस तरह की हॉस्टाइल भाषा में वो बात कर रहा था पत्रकारों से। आप इसके पीछे कौन व्यक्ति है आप पता नहीं लगा सकते। ऐप का जो ट्विटर हैंडल था वो पत्रकारों से लड़ रहा था। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आज के ज़माने में विपक्ष अपने डिमांड को रीफॉर्मुलेट नहीं करेगा तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इरेलीवेंट हो गए हैं और बहुत सारे नए सवाल रेलिवेंट होकर के पैदा हो चुके हैं। उसमें मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग एनआरसी सीए पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट किए हैं तो उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या था। अल्टीमेट उद्देश्य ये था कि सरकार जो है वो एक तरीके से आपकी जासूसी कर सके,
आपका पूरा डेटा जो है उसके पास हो और अपने तरीके से उस डेटा का वो मिसयूज कर सके। ठीक है, गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, क्या स्थिति है इस देश में आम लोगों की वास्तविक, वो लोगों के पास आंकड़ा ही ना हो। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अब वो करने की ज़रूरत क्या है। जब आरोग्य सेतु ऐप है तो वैसे ही हर किसी का सर्विलांस किया जा सकता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए करिए आखिरी सवाल, बिल्कुल समय नहीं है, कि जो लोकतंत्र का भविष्य है भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, वो क्या है बहुत संक्षेप में? देखिए, एक बात तो अभी जितने सारे रिसर्च आए हैं उस पर जो हम लोग समझ पा रहे हैं, दुनिया या तो थोड़ा एनार्किज्म की तरफ भी जा सकता है या फिर दुनिया डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ भी जा सकती है। उसके लिए चैलेंजेस ये हैं कि जो भारत में भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम फेक न्यूज़ से कैसे काउंटर करें, लोगों के दिमाग में अपने सिटीजन होने का जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसको कैसे मजबूत करें, सरकार के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कैसे और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज किया जाए, और जो बेसिक इशूज़ हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और पर्यावरण, इन सवालों पर कैसे सरकार जो है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर पॉलिसीज़ बना करके जनता के लिए काम करे। और उसके लिए विपक्ष को भी अपनी एक तैयारी करनी पड़ेगी, नए तरीके से उसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, लॉकडाउन की मजबूरी है कि लॉकडाउन में हम नहीं निकल सकते हैं, लॉकडाउन में निकलेंगे तो ये चिल्लाने लगेंगे कि हम ही लॉकडाउन तोड़ दिए। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन में निकले बिना हम कैसे अपने बेस को कंसोलिडेट कर सकते हैं, लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, और लोगों की मदद करते हुए सरकार से ये सवाल भी कैसे पूछ सकते हैं कि आपको ये काम इस तरीके से करना चाहिए। ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। कन्हैया कुमार आपका कि सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर बहुत कम बात हो रही है। विपक्ष को क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो हम जान रहे हैं क्या कर रही है, लेकिन विपक्ष भी जिस तरह से लॉकडाउन में चली गई है पूरी तरीके से, ये जो है लॉकडाउन से जरूर उनको उभरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।